से पहले खबर आपको संभल के देंगे, जहां पर एएसआई ने 2 और तीर्थों का निरीक्षण किया है। चंद्रमुख कूप और भद्रका तीर्थ का निरीक्षण कर एएसआई ने सनातन सभ्यता के प्रतीकों का जायजा लिया। चंद्रमुख कूप और भद्रका तीर्थ के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने फोटो, वीडियो और फोटोग्राफी कर तस्वीरें ली। संभल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चाहे सांसद के घर बिजली का केस हो या नए मंदिर, कुओं और बावड़ी मिलने का मामला, सब सुर्खियों में है। अब सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के मीटर की लैब में जांच शुरू हो गई है, जिसको लेकर सांसद बर्क के वकील बिजली विभाग पहुंचे थे। बिजली विभाग की ओर से सांसद बर्क के नाम से नोटिस जारी किया गया था। 17 दिसंबर को बिजली विभाग की छापेमारी में सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर लगे 2-2 किलोवाट के मीटरों में गड़बड़ी के सबूत मिले थे। लोगों की टीम यहाँ पर आई है सांसद के पास से, क्योंकि सांसद के जिन मीटरों को लेकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था और बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनके घर के इन मीटर को निकालकर लैब में भिजवाने का दावा किया गया था, जिसके बाद उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए थे। जो प्रतिनिधि है उनको भी यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है ताकि उनके सामने ही मीटर को खोला जाएगा, मीटर की टेस्टिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी। उसके बाद यूनिट को देखते हुए पूरी चेकिंग के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि आखिर उनके घर का बिजली का बिल कम क्यों आता था। और इस तरह के जो आरोप यहाँ पर लगे हैं, उसके बाद हालांकि बिजली विभाग ने आज उनके प्रतिनिधिमंडल को यहाँ पर बुलाया था। इससे पहले जो सांसद हैं उनके दादा के नाम पर ये लेटर लिखा गया था, लेकिन जो मौजूदा व्यक्ति हैं उनके नाम पर लेटर लिखे जाने की वजह से बिजली विभाग ने दोबारा एक यहाँ पर नोटिस उनके सांसद के नाम पर भेजा था और उसके बाद आज उनके प्रतिनिधिमंडल को यहाँ पर बुलाया गया है। वहीं संभल में सत्य सनातन की बात भी जोरों शोरों से चल रही है। मंदिर, कुआं और बावड़ी मिलने का सिलसिला जारी है। आज फिर एक और प्राचीन कुआं मिला है, जिसे पृथ्वीराज चौहान का कुआं बताया गया है। दावा किया जा रहा है कि जब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी होने के दौरान इस कुएं का इस्तेमाल उनकी सैन्य एकेडमी और टुकड़ियों के लिए किया जाता था। वहीं बड़ा दावा किया जा रहा है कि अगर इस बंद पड़े कुएं की खुदाई होती है तो इसमें खजाना या फिर प्राचीन हथियार बरामद हो सकते हैं। बावड़ियों का खुलासा करने के बाद उस कुएं में पहुंचा है, जिस कुएं को पृथ्वीराज चौहान के उस सैन्य टुकड़ियों के बीच का कहा जाता है, जहां पर उनकी जो बावड़ियां थी, बावड़ियों में जहां सैनिक रुका करते थे, उसी जगह पर एक कुआं हमें दिखाई दिया है। मैं इस कुएं में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और दिखाऊंगा कि कैसे इस कुएं में यहाँ पर क्या क्या इतिहास इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उस हर ऐतिहासिक चीज को दिखाना चाहते हैं। एक दिन पहले हमने फिरोज का किला दिखाया था, उसके बाद आज हम इस कुएं में आए हैं और कुएं के बारे में लोगों ने हमें कई तरह की जानकारियां दी हैं, क्योंकि इस कुएं को इस वक्त झाड़ झंकार जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ एक दावा किया जा रहा है कि इस कुएं के साथ बहुत बड़ा इतिहास छिपा हो सकता है। स्थानीय चश्मदीदों ने, गाँव वालों ने बताया है कि इस कुएं के अंदर खजाना भी हो सकता है, साथ ही इस कुएं के अंदर यहाँ पर हथियार भी छिपाए जा सकते हैं। इसके अलावा संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूरी पर 19 में से एक और प्राचीन कुआं मिलने का दावा किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कूप बहुत प्राचीन है और इस धरोहर को सामने आना चाहिए। ये हिंदू बहुल इलाके में जमीन है, लेकिन जब यहाँ का मुस्लिम हावी हो गया तो उसने इस जमीन को भी, खाली जमीन थी, वक्फ बोर्ड की जगह बताना शुरू कर दिया कि ये जगह हमारी है। हाँ, जबकि ये सारा हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ कोई मुस्लिम घर नहीं है आसपास भी, 1-1 किलोमीटर के एरिया में। बस आगे जाके ये हरिहर मंदिर से दूसरी तरफ जाके वहाँ मुस्लिम इलाका है। लेकिन हमारे बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं कि हिंदू मोहल्ले के अंदर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहाँ से पैदा हो गई। ये हम तो ऐसे ही देख रहे हैं इसको। हाँ, बचपन से ही देख रहे हैं ऐसे। बचपन से आप लोगों ने कभी यहाँ पर कोशिश की, कभी देखा महादेव? हाँ, कोशिश का यहाँ पुलिस वो नहीं करने देती, मुसलमान लोग आ जाते हैं यहाँ पर। बताया जा रहा है कि इस कुएं को मृत्युंजय कुएं के नाम से जाना जाता था। कुएं की खुदाई की जा रही है। इस दौरान मौके पर प्रशासन और एएसआई की टीम भी मौजूद रही। एक नया कूप, जिसे 19 कूपों में से एक कहा जाता है, वो
सरथल चौकी चौराहे के पास है, जिसे कोट पूर्वी इलाका जहां पर है, वहां पर एक कुआं जिसे कूप यहां पर कहा जाता है वो खोजा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि काफ़ी प्राचीन ये कूप है, क्योंकि इसकी जो बनावट है, जो इसका पत्थर है वो सबसे अलग है। हमने इसी तरह का पत्थर चतुर्मुख कूप में देखा था। देखिए इस तरह का पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यही पत्थर इस पूरे कूप को बना रहा है। यानी ये भी एक प्राचीन कूप है जिसमें पूजा होती थी, और इसी कूप का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ होगा ये देखना होगा। लेकिन चमत्कारिक कूप इसे माना जाता है, प्राचीन कूप है। और इसके बगल में ही मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, जिसे यहाँ पर पूजा जाता था। लेकिन कई सालों से यहाँ पर मिट्टी का बड़ा ढेर नजर आ रहा है, और इसी वजह से इस कूप में जितनी भी प्राचीनतम चीजें हैं वो यहाँ पर कुछ दिनों में दिख जाएंगी, क्योंकि कूप सामने आएगा। लेकिन मिट्टी का बड़ा ढेर जिसे हटाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। और ये वो रास्ता है जो यहाँ से महज 150 मीटर दूरी पर जो जामा मस्जिद, जिसे हरिहर मंदिर के नाम से भी यहाँ पर विवाद के रूप में जाना जा रहा है। आरोप तो यहाँ तक है कि इसे मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर मालिकाना हक जताता रहा है, इसलिए इसकी हालत ऐसी हुई। जबकि ये पूरा मोहल्ला हिंदू समुदाय के लोगों का रहा है, ऐसे में उनकी जमीन कैसे हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजकल बाबा बागेश्वर के बयान काफी चर्चा में रहते हैं, चाहे होली हो या दिवाली, ईद हो या क्रिसमस, हर पर्व में उनके बयान सामने आते हैं। एक बार फिर से बाबा बागेश्वर से लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा और सच्चिदानंद महाराज के बयान चर्चा में हैं। बाबा का बयान मचा रहा घमासान। सभी ईसाई हिंदू बाबा के बयान से मचा हड़कंप। इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। धर्मांतरण पर सच्चिदानंद महाराज की चेतावनी है। ध्यान रखिए, आप लोग भोले भाले आदिवासियों को जो धर्म के नाम पर, धन के नाम पर, जमीन के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर जो धर्म परिवर्तन करवाकर उनका शोषण कर रहे हो। इन दिनों कुछ चर्चा में है तो है बाबा लोगों के बयान। कोई ईसाई को हिंदू बता रहे हैं, तो कोई न्यू ईयर पर पार्टी मनाए या मंदिर जाए इसका ज्ञान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कोई धर्मांतरण के मुद्दे पर चेतावनी तक दे रहे हैं। मतलब सारा ज्ञान बांटा जा रहा है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्रिसमस को लेकर कहा है कि अपने बच्चों को लाल ड्रेस और टोपी पहनाकर जोकर मत बनाइए, जिससे उनका मजाक उड़ाया जाए। अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाकर जूठन मत खाइए। मेरा भारतवासियों से निवेदन है, मेरे देशवासियों से निवेदन है, मेरे सनातनियों से निवेदन है, आप 31 मना रहे हो, मनाओ, हमारी तरफ से छूट है। पर याद रखना, उस 31 के दिन भी मैं खाने में मदिरा की दुकान पर नहीं, कुबेरेश्वर धाम और महाकाल की भूमि पर जाइए। ये तो पंडित प्रदीप मिश्रा की बात हो गई। अब बात बागेश्वर वाले सरकार की भी कर लेते हैं। उनके बयान भी अक्सर चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। एक बार फिर उनका बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि इस देश में रहने वाले ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू हैं, क्योंकि यह देश हिंदुस्तान है। ईसाई और मुस्लिमों की 8वीं और 9वीं पीढ़ी हिंदू ही थी। इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। उधर बलरामपुर में धर्मांतरण के मुद्दे पर सच्चिदानंद महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने धर्मांतरण करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो किसी कारण भटक गए हैं वापस आ जाएं। हे मेरे बंधुओं, आप सब हमारे हो, आप सभी सनातनी हो, कोई जाति छोटी और बड़ी नहीं होती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो किसी कारणवश, मान लो उनको धोखे से या अंधभक्ति के कारण क्रिश्चियन बना दिया गया है, आपके पास अवसर है। आइए हम सब हिंदू मिलकर के हिंदवी स्वराज्य के स्वप्न को साकार करेंगे। अब बाबा के बयान लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। ठिठुरन भरी सर्दी के बीच पारा लगातार जमाव बिंदु पर है। बरसात के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। एक तरफ बारिश है तो कई जिलों में कोहरा भी कहर ढा रहा है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा।
प्रदेश में जारी बारिश का दौर, कई जिलों में बारिश से बदला मौसम, बरसात के बाद तापमान में गिरावट। राजस्थान में शुक्रवार सुबह से ही कई जगहों पर बारिश हो रही है। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसके असर से रात से ही प्रदेश के कई शहरों में मध्यम स्तर की बारिश हुई। प्रदेश में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। सीकर, अजमेर और उदयपुर में शुक्रवार सुबह बारिश हुई। वहीं बीती रात सीकर, अजमेर के अलावा जयपुर, पाली और जालौर में भी तेज बारिश हुई। अजमेर में सर्द हवाओं के साथ साथ तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। अजमेर में दिसंबर के अंत में एक बार फिर सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अजमेर में मावठ की बारिश ने भी परिवर्तन कर दिया है। मौसम में आए अलग अलग परिवर्तन के बाद आम जनता में भी अलर्ट के लिए निर्देश दिए गए हैं। लोहागल स्थित एक चाय की दुकान है, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से सर्दी से बचाव जो तमाम लोग हैं वो कर रहे हैं और चारों तरफ जो है विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो चली है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, घर से बाहर नहीं निकल रहा आदमी और तपने क्या करे। ये आ गई है यहाँ पे, तो सर्दी से बचाव के लिए कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। जयपुर में भी देर रात हल्की बारिश हुई। मौसम में बदलाव के चलते ठिठुरन बढ़ रही है। पारा 4 से 5 डिग्री गिरने के आसार हैं। ये कल से बहुत जबरदस्त बड़ी सर्दी पड़ रही है। कल से सर्दी ज्यादा है। अच्छा, रात को बारिश भी हुई है। अच्छा, बारिश हुई है। देखो कैसे बचाव कर रहे हैं सर्दी से? बचाव तो भी ये कपड़ा ओढ़ के रहो, टोपा लगा के। अच्छा, सर्दी का बचाव यही है। मौसम विभाग ने राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में ऑरेंज जबकि 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। श्री गंगानगर समेत बीकानेर संभाग के आसमान में बादल छाए हैं। श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग के लिए मौसम विभाग के द्वारा आज मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के द्वारा मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किए जाने का अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर जिले के आसमान में देखा जा सकता है। जिन जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और चूरू शामिल है। उधर जैसलमेर में 5 दिन से लगातार कोहरा छाया है। ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही सैलानियों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। राजसमंद और कोटा में भी ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। राजसमंद में सीजन की पहली बारिश हुई। अलग अलग जगहों पर हल्की और मध्यम बारिश का दौर जारी है। ये जो बारिश है, मावठ आमतौर पर तो माना जाता है कि मावठ अच्छी होती है फसलों के लिए, लेकिन राजसमंद से जिस तरह पर भी सिंचाई के लिए भी पानी छोड़ा गया है, लगातार खेतों में पानी भरा हुआ है और ये बारिश हो रही है, तो कहीं न कहीं किसानों के लिए नुकसानदेह होता है। किसानों के लिए निश्चित नुकसानदेही है अभी की बारिश, और खेतों में पानी भी भरा हुआ, नहर भी छोड़ी हुई है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, जिसका असर रविवार तक रहेगा। ऐसे में लोगों से अपील है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों देसी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। आलम यह है कि 150 रिजॉर्ट में लगाए गए 5000 से अधिक टेंट और नए होटल कम पड़ रहे हैं। हालात यह है कि 31 दिसंबर तक दुगुनी कीमत पर भी टेंट उपलब्ध नहीं है। दिन से प्लान बन रहा था जैसलमेर आने का। जैसलमेर बहुत अंडररेटेड सिटी है, बट इट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। 1.5 दिन के राउंड का प्लान करके आए थे, बट जैसे फोर्ट में आए तो हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है वापस। और यहाँ का आर्किटेक्ट और फूड दोनों ही चीजें बहुत अच्छी थी। और यहाँ के राजा रानी अभी भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ये है स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जहाँ चारों तरफ सैलानी ही सैलानी नजर आ रहे हैं। नए साल को देखते हुए सैलानियों की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। 31 दिसंबर की शाम तक यहाँ करीब 3 लाख सैलानियों के आने की उम्मीद की जा रही है, जिससे पर्यटन व्यवसायियों को अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। मेरा काफी दिन से प्लान बन रहा था जैसलमेर आने का। फाइनली अब अभी हम सैंड ड्यून्स वगैरह जाएंगे, वहाँ का और देखते हैं वहाँ का क्या प्लान है। जैसलमेर को लेकर आप विशेष क्या कहोगे? अच्छा, यहाँ का कल्चर अच्छा लगा हमें। जैसलमेर में पर्यटन के पीक सीजन में सैलानियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा लगता है।
ऐसे में होटल, रिसोर्ट और फ्लाइट सभी महंगे हो जाते हैं। कड़ाके की ठंड में जैसलमेर घूमने का आनंद सबसे ज्यादा है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में यहाँ तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। ऐसे में लोग यहाँ आने से कतराते हैं, जबकि सर्दियों में जैसलमेर घूमने का सबसे बढ़िया पर्यटन स्थल बन जाता है। जैसलमेर बहुत अंडररेटेड सिटी है, बट इट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पर आकर आपको लगेगा कि 1 डे इज नॉट इनफ, आपको कम से कम 2-3 दिन चाहिए यहाँ का। अगर आपको ट्रू वैल्यू और ट्रू कल्चर से अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो फिर आपको यहाँ पे 1-2 दिन रुकना चाहिए। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। इट इज मोर ब्यूटीफुल देन जयपुर। जैसलमेर में सोनार फोर्ट, हवेलियां, झरोके, समकुहड़ी के रेत के धोरे, सनराइज और सनसेट के मनोहरी नजारे, कैमल सफारी, कल्चर नृत्य कार्यक्रम, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जीप राइड, पैरा मोटर, डेजर्ट स्कूटर और पैरासीलिंग आदि सैलानियों को लुभाते हैं। जैसलमेर आए थे तो हम 1.5 दिन के राउंड का प्लान करके आए थे, बट जैसे ही फोर्ट में आए तो हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है वापस, क्योंकि जो इसकी गलियां हैं, जो शॉप्स वगैरह हैं, जो मटेरियल मिल रहा है, इट्स लाइक कि भाई आप रुको यहाँ पे, उस कल्चर को फील करो। तो अगर आप में से कोई भी जैसलमेर आता है तो प्लीज 2 से 3 दिन निकाल के आइए, आराम से फील लीजिए। पीक सीजन में जैसलमेर में रहने के लिए जो टेंट 1 महीने पहले तक 3 से 4 हजार रुपए में मिल रहा था, वो अब 10 हजार में भी उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही 1500 रुपए रेंट वाला कमरा 5,000 तक बुक हो रहा है, जबकि 31 दिसंबर की शाम के लिए टेंट 15,000 से 35,000 रुपए में बुक हो रहे हैं। जैसलमेर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ का आर्किटेक्ट और फूड दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी थी और हमने बहुत एंजॉय किया। जैसलमेर फोर्ट आए थे, जैसा कि है ये कि स्वर्णिम नगरी है। वॉर म्यूजियम गए थे हम, बहुत ही अच्छा लगा। म्यूजिकल शो देखकर इसके जैसलमेर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है और यहाँ के राजा रानी अभी भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जैसलमेर में दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, ऐसे में यहाँ सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं। इसको देखने वालों में देसी ही नहीं विदेशी सैलानी भी जैसलमेर आते हैं। ऐसे में इनको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा देने के लिए पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यापारी पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला आया है सामने। यहाँ एक युवक ट्रेन के पहिए के पास बैठकर 250 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करके पहुंचा। जैसे ही इसकी जानकारी मिली रेल कर्मचारियों को तो उनके होश उड़ गए। देखिए जरा रिपोर्ट। जबलपुर स्टेशन पर पुणे दानापुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर रुकी तो उसके बाद एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसने वहां पर मौजूद सभी लोगों को दंग कर दिया। ट्रेन के पहिए के बीचों बीच एक लड़का बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ा। उससे पूछताछ की गई तो उसने जो बताया उससे रेल कर्मचारियों के भी होश उड़ गए। दरअसल वो इटारसी से ट्रेन के पहिए के पास सफर करके जबलपुर पहुंचा था। इटारसी से जबलपुर की दूरी 250 किलोमीटर से ज्यादा है। युवक की किस्मत अच्छी थी कि वो सही सलामत जबलपुर पहुंच गया, लेकिन उसके साथ अनहोनी भी हो सकती थी। अपनी जान को जोखिम में डालकर उसने सफर किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब ट्रेन जबलपुर स्टेशन के आउटर पर पहुंची। इस दौरान रेल कर्मचारी जब ट्रेन के S4 डिब्बे के पास जांच कर रहे थे, तभी उनकी नजर कोच के नीचे लेटे इस युवक पर पड़ी। उसे बाहर निकलने को कहा गया। वहां पर मौजूद हर शख्स उसे बस देखता ही रह गया। कुछ लोग वीडियो भी बनाने लगे। बाद में उसे वैगन विभाग को सौंप दिया गया। हाँ, तो ये एक व्यक्ति है जो 12149 के S4 के नीचे पाया गया है। उसको फिर जबरदस्ती निकाला गया है बाहर एवं अब इस सिचुएशन को एनालाइज किया जा रहा है एवं उस व्यक्ति के खिलाफ भी उचित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार की शाम की ये घटना है। कैरेज एंड वैगन की टीम ट्रैक से गुजरते पहियों और कोच को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कहीं कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है। जब कर्मचारी जांच कर रहे थे तो तभी ट्रेन के पहिए के पास उन्हें हलचल देखने को मिली। S4 कोच की बोगी के नीचे लगी ट्रॉली पर एक युवक को लटके हुए देखा, जो एक्सल के सहारे